मैं आप लोगों को क्लास 8 का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। बुक का नाम है हमारे अतीत। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत में विदेशी कंपनियों ने अपना अपना व्यापारिक साम्राज्य के साथ साथ राजनीतिक साम्राज्य भी और प्रशासन यहाँ पे स्थापित किया। इसमें हम लोग इसका जो पहला टॉपिक है वो है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। जिस समय विदेशी कंपनियां भारत में अपना शासन स्थापित करना चाहती थी, उस समय भारत में 1707 में अंग्रेज और 1707 ईस्वी से पहले औरंगजेब का शासन था। उस समय औरंगजेब का शासन था और 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके राजनीतिक शासन के साथ साथ उसके जो प्रांतीय सूबेदार थे उन लोगों ने भी अपना वर्चस्व स्थापित शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि दिल्ली का जो प्रशासन था वो कमजोर होने लगा और अलग अलग प्रांतीय शासकों ने अपना वर्चस्व दिखाना शुरू किया। इसके साथ ही साथ भारत में उस समय 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से आई। वो वहाँ के महारानी एलिजाबेथ से अनुमति लेकर आई थी कि भारत में जो भी व्यापार होगा उस पर उसका एकाधिकार होगा, मतलब उसे दूसरी विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी विदेशी उससे पहले 1498 में यहाँ पे एक पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा आ चुका था। इस प्रकार यहाँ पे पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी उन व्यापारियों का भी ध्यान भारत के तरफ आकर्षित हुआ और वो लोग भी भारत से अच्छे स्तर पे व्यापार करना चाहते थे। इस वजह से सभी कंपनियों में या सभी विदेशी व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा होना शुरू हो गया। सबसे मुख्य बात ये थी कि ये सभी विदेशी व्यापारी भारत से केवल दो ही सामान खरीदना चाहते थे, दो प्रकार के सामान। पहला यहाँ के सूती कपड़े और दूसरा मसाले। तो हम लोग क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम आप लोगों को पार्ट 2 का पहला टॉपिक पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी का आना पढ़ा रहे थे। इसमें हम आप लोगों को ये पढ़ा रहे थे कि किस तरह से विदेशी कंपनियां भारत से एक ही सामान जैसे सूती कपड़े और मसाले खरीदने की प्रतिस्पर्धा में थी, क्योंकि उस समय जो भारत के सूती कपड़े थे और मसाले थे वो बहुत ही अच्छे थे और अधिक से अधिक मात्रा में इसकी विदेशों में मांग हो रही थी, जिससे सभी कंपनियां और सभी विदेशी व्यापारी भारत से यही दोनों सामान खरीदना चाहते थे। जिससे क्या हुआ, विदेशी व्यापारियों में व्यापारिक स्तर पर प्रतिस्पर्धा शुरू हो गया। अगला टॉपिक हम लोग का है दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था उसने 1651 में अपना पहला फैक्ट्री डाला हुगली नदी के किनारे बंगाल में। इस कंपनी के अधिकारियों को फैक्टर बोला जाता था और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जहाँ पे अपना रहने का स्थान यानी जो व्यापारिक केंद्र बनाया और जहाँ पे अपने सामान व्यापार के लिए इकट्ठा करती थी उस हाउस को वेयर हाउस बोला जाता था। इसके अलावा ये कंपनी जो थी उसने क्या किया, जो भी बंगाल के शासक थे अब उनसे ये अनुमति लेना चाहती थी कि अगर वो यहाँ से व्यापार करती है तो उसे व्यापारिक कर से छूट दे दिया जाए या उसे व्यापार करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दिया जाए। इससे क्या हुआ, जो बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खां, उनको ये तरीका पसंद नहीं आया और वो कंपनी के खिलाफ हो गए। आगे हम लोग का जो टॉपिक है वो है तीसरा, व्यापार से युद्धों तक। मुर्शिद कुली खां के कंपनी से नाराज होने के बाद क्या हुआ, कंपनी अब व्यापार से युद्धों तक, कंपनी व्यापार करने के साथ साथ अब युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गई। और इसका कारण ये हुआ कि 1756 में एक प्लासी युद्ध हुआ जिसमें कंपनी और वहां के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था और बंगाल का जो नवाब था वो नवाब सिराजुद्दौला था। नवाब सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हुई और इसकी मृत्यु हो गई। इसका मुख्य कारण ये था कि हम आप लोगों को ये बता रहे थे कि नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी का जो मुख्य अधिकारी था क्लाइव, उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। लेकिन इसमें जो सिराजुद्दौला के युद्ध हारने का मुख्य कारण जो था वो था उसका सेनापति मीर जाफर ने उस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अंग्रेजों से उसे आश्वासन मिला था कि अगर सिराजुद्दौला हार जाएगा तो अंग्रेज बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना देंगे। इस प्रकार इस प्लासी युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई और मीर जाफर जो था वो बंगाल का नवाब बना। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों को ये लगता था कि अगर हम लोग भारत के किसी व्यक्ति को नवाब बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जनता के लिए कार्य करेगा,
और कंपनी का हानि होगा इससे। इसलिए कंपनी के मन में अब ये विचार आने लगा कि क्यों ना हम लोग खुद नवाब बन जाएं। इसके लिए क्या हुआ, चौथा टॉपिक हम लोग का है कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कैसे, जब कंपनी के अफसरों को ये लगा कि हमें भारत में खुद राज्य करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमें अनेक प्रकार की छूट मिल जाएगी। और इसके लिए क्या किया, अंग्रेजों ने बंगाल का दीवानी खुद अपने हाथ में ले लिया। और इससे क्या हुआ, उनको व्यापारिक स्तर पे कर भी नहीं देना पड़ता था और अनेक प्रकार के छूट मिले। और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, व्यापार से साम्राज्य तक। इससे पहले हम आप लोगों को 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। और इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कंपनी ने अपना शासन किस प्रकार से विकसित किया, यानी अपनी कंपनी का किस प्रकार से विस्तार किया। हम लोग का इससे पहले पढ़े थे प्लासी का युद्ध। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपनी का फैलता शासन, 5वां टॉपिक ये हम लोग का है। और इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कंपनी ने किस प्रकार से एक युद्ध लड़े और किन किन तरकीबों को लगाकर अपने कंपनी का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है बक्सर की लड़ाई। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई लड़ी, जो 1764 ईस्वी में कंपनी ने लड़ी थी। और इस युद्ध का क्या अर्थ हुआ, इन्होंने इस युद्ध के बाद क्या किया, 1764 में भारत में सभी प्रांतों में एक रेजिडेंट तैयार करते थी। और ये जो रेजिडेंट जो होता था वो कंपनी का एक अधिकारी होता था। इसने रेजिडेंट का जो कार्य होता था मुख्य रूप से वो राजाओं के शासन में हस्तक्षेप करता था। यहाँ तक कि ये लोग ये भी तय करते थे कि अगला शासक कौन होगा, किस पद पे किसकी नियुक्ति होगी। इस कारण से रेजिडेंटों ने कंपनी के अधिकारी होने के चलते भारत के जो स्थानीय शासक थे उनके कार्यों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। दूसरा जो कारण था, दूसरा जो ऑप्शन था या तरीका था शासन फैलाने का, वो था सहायक संधि। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के राजाओं पे सहायक संधि थोप दी। और इस संधि की जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि भारत के किसी भी शासक को अगर वो इस संधि को मानता है तो उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। वो जो भी सेना उसकी सुरक्षा करती थी वो कंपनी की सेना होती थी। और इसके बदले भारतीय राजा को कंपनी की सेना को खर्चा देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। और अगर कोई राजा कंपनी की सेना को खर्चे या पैसे देने से चूक जाता था तो उसके साम्राज्य को कंपनी अपने शासन में मिला लेती थी। अगला टॉपिक हम लोग का है टीपू सुल्तान शेर मैसूर। टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे और इन्होंने अंग्रेजों के साथ कई युद्ध लड़े। अंग्रेज इनके खिलाफ थे क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों को अपने शासन में व्यापार करने के लिए पूर्ण रूप से रोक लगा दिया। और यही कारण है कि अंग्रेजों ने इन्हें चौथी बार युद्ध में हराया और मैसूर को भी अपने कंपनी के अधीन कर लिया। अगला टॉपिक हम लोग का जो है वो है मराठों से लड़ाई। जब अंग्रेजों ने मैसूर पे कब्जा कर लिया तो उनका ध्यान मराठा शासन की तरफ हुआ और मराठा शासक से भी अंग्रेजों ने युद्ध किया और मराठा शासन को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार से कंपनी ने भारत के अनेक शासकों को हराया और उनके साम्राज्य को अपने कंपनी में मिला लिया। इस प्रकार से जो भी अंग्रेजी कंपनी थी उसका शासन का विस्तार होता गया। अगला है सर्वोच्चता का दावा। जब अंग्रेजों ने भारत के अनेक साम्राज्यों को अपने कंपनी के अधीन कर लिया, अपने शासन में मिला लिया, तो वो लोग अपने आप को सर्वोच्चता का दावा करने लगे। और इसके आधार पे कंपनी ने ये मान लिया कि हम लोग इतने सर्वोच्च हैं कि सर्वोच्चता की नीति के आधार पर कंपनी किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने या अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है। मतलब कंपनी जो है वो भारत के किसी भी शासक का साम्राज्य अपने कंपनी के अधीन कर सकती है और किसी भी शासक को ये धमकी दे सकती है कि हम आपके साम्राज्य को अपने कंपनी में मिला लेंगे। अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है विलय नीति। इस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार करते हुए कंपनी ने एक नीति और अपनाई, विलय नीति। इस नीति को लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी जो था भारत का गवर्नर था और लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के अंतर्गत सभी भारतीय शासकों पे यह अधिकार थोप दिया कि कोई भी भारतीय शासक जिसका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अपना पुत्र नहीं है, उसका शासन कंपनी के अधीन कर लिया जाएगा। और इसके बाद उसने क्या किया, भारत के जो शासक शासन करने के लायक थे उन पर भी कुशासन करने का अधिकार थोप दिया। और उसके बाद क्या करता था, भारत के शासक के साम्राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लेता था। जो
हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान फर्स्ट पढ़ रहे हैं और हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम आप लोगों को 3 वीडियो पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ाने का प्रयास किए हैं। इससे पहले जो टॉपिक हम आप लोगों को पढ़ाए हैं वो था विलेनी। अब हम लोग इस पार्ट का अगला टॉपिक पढ़ेंगे 10वां, नए शासन की स्थापना। जैसे क्या था, भारत में पहले जो शासन व्यवस्था थी वो राज्यों पर आधारित थी। अधिकतर क्षेत्रों पे राजाओं का शासन था, यानी यहाँ राजतंत्र था। जब ब्रिटिश शासकों ने अपना यहाँ पे आधिपत्य जमा लिया, अपना शासन स्थापित कर लिया, तो उन लोगों ने राज्य करने के और शासन चलाने के तरीके भी बदल दिए। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, राज्यों को और अपने प्रशासनिक इकाइयों को प्रेसिडेंसी में बदला। और प्रेसिडेंसी का जो मुख्य शासक होता था वो गवर्नर होता था, और सभी प्रेसिडेंसियों का जो मुख्य शासक होता था उसको गवर्नर जनरल बोला जाता था। कहने का मतलब है कि सभी प्रांतों का जो शासक होता था उसको गवर्नर बोला जाता था, और जो सभी प्रांतों का जो मुख्य शासक होता था अंग्रेजों का, उसको गवर्नर जनरल बोला जाता था। इसके बाद अंग्रेजों ने जो अपना प्रशासनिक इकाई मुख्य रूप से स्थापित किया वो भारत के मुख्य क्षेत्र बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये उनके 3 मुख्य प्रशासनिक केंद्र थे। इसके बाद 1773 ईस्वी में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे भारत में न्याय की व्यवस्था की। सबसे पहले उन लोगों ने न्याय की व्यवस्था के लिए अदालतों का निर्माण करना शुरू किया। इसमें उन लोगों ने 2 प्रकार की अदालतें चलाई। पहला फौजदारी अदालत, दूसरा दीवानी अदालत। फौजदारी अदालत में मुख्य रूप से जिला का कलेक्टर वहाँ का व्यवस्था देखता था, और उसके बाद दीवानी अदालत जो होती थी उसकी व्यवस्था मुख्य रूप से भारत में रहने वाले काजी और मुफ्ती देखते थे, लेकिन इस कार्यों का निरीक्षण कलेक्टर करता था। और इन दोनों अदालतों का जो कार्य होता था वो भारतीय पंडितों और विद्वानों के आधार पे होता था कि यहाँ की जो भारतीय कानूनी व्यवस्था है उन्हीं के आधार पे यहाँ के लोगों को निर्णय दिया जा सके। इसके बाद जब 1773 में अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया तो उन लोगों ने यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो फौजदारी और दीवानी अदालत थी इसमें कई प्रकार की कमियां और त्रुटियां दिखाई दी, और इससे यहाँ के लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था अपनाया। अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है कंपनी की फौज। यानी जब कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया तो कंपनी को अब ये लगने लगा कि हमारी जो फौज है वो शक्तिशाली होनी चाहिए, तभी हम लोग भारत के व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्रों पे अधिक समय तक शासन कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कंपनी के जो भी सेना थी उसको क्या किया, सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा कंपनी के शासकों के द्वारा। मतलब जो भी विदेशी कंपनी के शासक थे वो चाहते थे कि भारत के लोगों को भी और जो भी बाहर से विदेशी लोग आ रहे हैं, जो भी हमारे सेना में हैं, उनको हम लोग इस प्रकार से तैयार करें कि वो लोग शक्तिशाली रहें। इसके लिए उन लोगों ने अपनी सेना में अच्छे लोगों की नियुक्ति की, उन्हें प्रशिक्षण दिया, अभ्यास दिया और अनुशासन में रहना सिखाया। इसके साथ ही साथ घुड़सवारों और तलवार चलाने वाले लोगों के अलावा, पैदल चलने वाले सेना के अलावा उन लोगों ने अपनी कंपनी में की सेना में अनेक प्रकार के हथियारों का भी प्रबंध किया। इसमें मुख्य रूप से जो हथियार थे वो थे मस्केट और मैचलाक। ये 2 जो हथियार थे ये एक प्रकार के तोड़दार बंदूक होते थे। मतलब पहले के जो भारतीय शासक थे वो मुख्य रूप से तलवार और तीर चलाते थे, यही उनके हथियार थे। लेकिन जब विदेशी कंपनियां यहाँ पे आई और उन्होंने अपना सेना रखना शुरू किया तो उन लोगों ने यहाँ के सैनिकों को या यहाँ के लोगों को आधुनिक तकनीकी से बने हुए औजारों का प्रयोग करना सिखाया। तो क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान फर्स्ट पढ़ रहे हैं और इसमें पार्ट 2 है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित किस प्रकार से होती है। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को नए शासन की स्थापना, कंपनी की फौज पढ़ा रहे थे और निष्कर्ष पढ़ा रहे थे। पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि 1760 से लेकर के और 1857 तक जो कंपनी का शासन था वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, और किस प्रकार से अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं से उनका प्रशासन छीन करके और उनके व्यापारिक और प्रशासनिक इकाइयों पे अपना आधिपत्य जमा लिया। हम लोग को ये निष्कर्ष मिलेगा
कि 1857 से लेकर के और 1760 तक जो भी यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप के द्वीप था, इसके कम से कम 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। मतलब भारत में 1760 से लेकर के और 1857 ईस्वी तक जो भी अंग्रेज शासक थे वो क्या किए थे, भारत के 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा मतलब प्रत्यक्ष प्रशासन था। बाकी जो भी क्षेत्र बचा वहां पे किसी न किसी तरह से कंपनी का अप्रत्यक्ष शासन स्थापित था। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो भी अंग्रेजी कंपनियां थी उन लोगों ने लगभग संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया था और संपूर्ण भारत पे अपना शासन स्थापित किया था। धन्यवाद। यह पाठ समाप्त हुआ।